देर पहले ये मेगा रोड शो किया जा रहा है। आपको बता दें कि साउथ वेस्ट नागपुर सीट से कुछ ही देर में वो पर्चा भरेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप नागपुर से देख रहे हैं। नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद है, तमाम और नेता भी मौजूद है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन से पहले ये मेगा रोड शो शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर झलक रहा है। तमाम समर्थक यहां पर मौजूद है। नितिन गडकरी भी स्टेज पे देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूद है। कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस अपना पर्चा भरेंगे। तस्वीरें आपने देखी, ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके घर की तस्वीर है जब तिलक के बाद वो रोड शो के लिए निकले। अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और उसके बाद वो सीधा रवाना हो गए रोड शो के लिए। ये 4 अहम तस्वीरें। तो नामांकन से पहले ये मेगा रोड शो चल रहा है। 4 तस्वीरें बयान करते हुए अभी मौजूदा स्थिति को देखिए, किस तरह सिलसिलेवार तरीके से रोड शो तक पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। नितिन गडकरी से मुलाकात होना, पूजा अर्चना होना और उसके बाद अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो इस वक्त शक्ति प्रदर्शन के साथ। और इस वक्त संजय निरुपम की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। किया था जहां बैठे हैं, ये सीट वर्सोवा की सीट कि यहां मेरी पसंद का एक कैंडिडेट दीजिए। और जो भी कंसर्न लोग हैं, जो कैंडिडेट फाइनल करने की एक जो व्यवस्था है, जो मैकेनिज्म है पार्टी में, उससे जुड़े जो भी मेन लोग थे, सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात भी हुई थी। बावजूद इसके जो फैसला किया गया वो निश्चित तौर पर 2-3 संकेत देता है। एक, जो लोग राहुल गांधी से जुड़ करके पार्टी में दिन रात काम कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों को सिस्टमेटिकली खत्म करना, उनको महत्वहीन करना और उनको पार्टी के सिस्टम से बाहर निकालकर फेंक देना, यह एक षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। इसका एक उदाहरण मैं हूं। अभी हाल में आपने देखा होगा अशोक तंवर के बारे में, और भी कई लोग हैं ऐसे, 20 नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है, ऐसे दो लोगों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। त्रिपुरा के जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनका भी फोन आया था, उनका भी यही रोना है। जो लोग वहां पर बैठे हैं इस समय सोनिया जी के अधीन जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बायस्ड हैं, कोई पकड़ नहीं, कोई समझ नहीं, और कैसे पार्टी में एक एक को निपटाया जाए, इस तरह का एक षड्यंत्र चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है जो मैं चाहता हूं कि आपको भी समझ में आए और आपके माध्यम से लोगों को समझ में आए। वो है एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी। एआईसीसी का जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो प्रभारी होता है प्रदेश का। फिलहाल व्यवस्था यह है कांग्रेस में कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी बोल देता है वो अंतिम समझा जाता है। अब एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी जो होता है वो एक इंसान है, उसके अंदर भी लोभ हो सकता है, उसके अंदर भी लाभ की प्रवृत्ति हो सकती है, उसके अंदर भी द्वेष और ईर्ष्या हो सकती है, उसके अंदर भी लोभ हो सकता है, उसके अंदर भी लाभ की प्रवृत्ति हो सकती है, उसके अंदर भी द्वेष और ईर्ष्या हो सकती है, उसके अंदर भी अहंकार होता है। पहले कैसा था कि जनरल सेक्रेटरी का एक से होता था, लेकिन पार्टी में एक पैरेलल, एक समानांतर व्यवस्था होती थी जमीन से, नीचे से फीडबैक लेने की। आज वो सिस्टम खत्म हो गया है। जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा वो फाइनल है। ये पूरा जो मॉडल है कांग्रेस पार्टी के संगठन का अंदर का, ये मॉडल दोषपूर्ण है, फॉल्टी है, सिस्टमेटिक फॉल्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी में। अगर इससे नहीं निकलेंगे तो पार्टी का और भयंकर नुकसान होगा, पार्टी और तबाह और बर्बाद होगी। ऐसी मैं घोषणा सबसे पहले कर रहा हूं। मैं जिस सीट का जिक्र कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मुंबई में प्रत्येक जिले से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा वोट बैंक है आपका। ये लोग आपको एकदम से एक मुश्त वोट देते हैं। दूसरे, इनकी एक लोक संख्या है, इनकी एक मतदार संख्या है चुनाव क्षेत्र में। लेकिन आज वहां दिल्ली में बैठे लोग इस सच को पहचान नहीं रहे हैं। किसी जिले में 3-3 मुस्लिम कैंडिडेट, किसी जिले में एक भी नहीं। तो पूरे मुस्लिम समाज के सामने भी एक बड़ा प्रश्न बन सकता है और बन रहा है। उनकी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं।
लेकिन इस विश्लेषण को, इस सच को कोई वहां दिल्ली में समझने, इसके ऊपर विचार करने वाला कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को यहां पे टिकट दिया गया वो हमारे सीनियर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज 77 साल के बुजुर्गवार हैं, 77 साल के, मेरे 3 गुने, चलना फिरना मुश्किल है। उनको टिकट देने से पहले पूछना चाहिए था पार्टी को कि भाई पिछले 5 सालों में चुनाव हारने के बाद, पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे आने के बाद आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। कोई भी कैंडिडेट तय करने से पहले हर पार्टी में एक सिस्टम होता है कि कुछ तो फीडबैक लिया जाए, और उस फीडबैक के मोर्चे पर वो पूरी तरह से फेल है। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई वर्कर नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं। खुद उस व्यक्ति ने अपने लिए टिकट नहीं मांगी थी, अपने बेटे से अप्लाई करवाया था टिकट के लिए। किसी एक व्यक्ति को, चूंकि संजय निरुपम को या राहुल गांधी से जुड़े किसी व्यक्ति को किल करना है, उसको डैमेज करना है, उसको बताना है कि तुम महत्वहीन हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बगैर सोचे समझे विचार किए यह फैसला किया गया, जिसकी मैं निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। और इसलिए मैंने अनाउंस किया है कि मैं चुनाव प्रचार से दूर हूं। अब सीधे 24 अक्टूबर को मिलूंगा मैं, जब रिजल्ट आएगा तो मैं चाहूंगा कि आपसे मिलूं और तब बताऊं। अब क्या बताऊंगा यह भी बता देता हूं। मुंबई में जिस तरीके से कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हुआ है, 3-4 सीटें छोड़ दीजिए तो शायद हर जगह हमारी जमानत जब्त हो सकती है, बगैर किसी प्रक्रिया, बगैर किसी रिसर्च, बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी ग्राउंड फीडबैक के, ग्रास रूट के फीडबैक के, अपने पसंद नापसंद के आधार पर नाम तय कर दिए गए। मुझे याद आ रहा है, मैं जब दिल्ली गया था तो मैं अपने साथ वर्सोवा, गोरेगांव, अंधेरी ईस्ट और दिंडोसी, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग टिकट मांग रहे थे, जो मेरी नजर में ठीक ठाक कैंडिडेट थे, ऐसे 4 लोगों को मैं लेके गया था और खड़गे जी से मिलवाया, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज। मैंने कहा साहब ये 4 लोग हैं, एक के लिए मेरा विशेष आग्रह, लेकिन ये भी तीनों अच्छे हैं, कंसिडर करना। खड़गे जी ने बात भी नहीं किसी से की। आज हालात यह है कि चारों की टिकटें कट गई, चारों में से किसी को टिकट नहीं मिला। एक सीट एनसीपी को दे दी गई, एनसीपी को देने से पहले मेरे से कोई राय विचार नहीं। गोरेगांव में जिसको दिया, एक बार भी मेरे से पूछ नहीं रहे भाई आपका जिला है, क्या करना है, देना है, नहीं देना है, कौन है, कैसे है। बाकी 2 सीटों का भी वही हाल है। तो सिर्फ एक होता तो थोड़ी देर के लिए हम बर्दाश्त भी कर लेते। पूरे जिले में संजय निरुपम का कोई से नहीं रहना चाहिए, ये एक सोची समझी भूमिका दिल्ली में बैठे लोगों ने बनाई थी, और इस भूमिका का नतीजा ये। मैं मुंबई कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं लगभग 4 वर्षों तक, पूरे 4 वर्षों तक, बल्कि पूरे मुंबई को मैं जितना समझता हूं कांग्रेस पार्टी के वर्कर और लीडर के तौर पर, शायद इतना समझने वाला व्यक्ति आज इस समय कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। मैं पूरे मुंबई में आपको बता सकता हूं कि कहां कौन सी सीट अच्छी है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा होगा, लेकिन उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में कहीं भी मुझे लेकर बैठा नहीं गया। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में जब पूरी भीड़ थी तब बोला गया आप आइए और बोलिए। मैंने कहा भीड़ में क्या बात करेंगे साहब, इसका एक मैकेनिज्म बनाइए, बैठ करके आमने सामने चर्चा करिए। वो दिन कभी नहीं आया। स्क्रीनिंग कमेटी में मुझे बुलाया गया कि भाई आप अपनी राय रखिए। मैंने कहा पूरे मुंबई का चाहिए, कुछ चाहिए, बोले थोड़ा बहुत जो आपको अच्छा लगे बताइए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आपकी ऐसी बात है तो मेरे 1-2 स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, उसके ऊपर आप सोचिए और मैं चल रहा हूं। एक पूर्व अध्यक्ष आपके सामने बैठा है, पूरे मुंबई की चर्चा आप कर सकते हैं, लेकिन किसी की रुचि नहीं। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि मैं उन पर आरोप लगाना चाहूंगा, जब से वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने हैं मुंबई में एंटी पार्टी एक्टिविटी बढ़ी है। मेरे खिलाफ जो पूरा अभियान शुरू हुआ वो पहले भी था, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं सही और गलत समझ रही थी। लेकिन जब से ये आए, याद करके मेरे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एक रिबेल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, इस प्रकार के प्रयास में जुटे। और आखिरकार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब ऐन वक्त में मुझे हटाया गया। मैंने तब कुछ नहीं बोला था और हंसते हुए टाल दिया मैंने कि ठीक है, मैंने कहा यह पार्टी का फैसला है, स्वीकार करना चाहिए एक पार्टी के लॉयल वर्कर के तौर पर। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि उस घटना का असर लगातार बढ़ता चला गया।
लोकसभा चुनाव में भी उसका असर पड़ा थोड़ा सा। मैं नहीं कह सकता कि पूरा असर पड़ा, थोड़ा सा असर पड़ा। मेरे ऊपर भी असर पड़ा, मेरे चुनाव पर भी असर पड़ा। मैं नहीं कहता पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत असर पड़ा। और उसके बाद पिछले 5 महीने तक बहुत सिस्टमेटिकली कैसे संजय निरुपम को इग्नोर किया जाए, साइडलाइन किया जाए, या ये काम चलता रहा। मैं एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने ढंग से लोगों के प्रश्न पर काम करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा। मुझे अच्छा लगता है, लोगों की तकलीफ है, लोगों का दर्द है, लोगों के कुछ सवाल है तो उस पर लड़ा जाए, काम किया जाए, लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। लेकिन पार्टी की तरफ से इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मेरे जैसे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की अब आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप पूछेंगे कि भाई आपका नेक्स्ट अगला कदम क्या है, और खूब सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कल भी बोला था कि मुझे लगता अभी मुझे पार्टी छोड़नी चाहिए। लेकिन अगर यह हरकत चलती रहे, यूं ही चलता रहा, तो शायद बहुत लंबे समय तक हम पार्टी में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि पार्टी बेहतर स्थिति में आए, कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो, कांग्रेस पार्टी फिर से नए सिरे से पूरी ताकत से हिंदुस्तान में स्थापित हो, ये मेरी अपनी भूमिका है, ये मेरी भावना है। और इस भावना को लेकर के मैं लगातार मैंने काम भी किया है, आगे भी काम करने की इच्छा है। लेकिन जो व्यवहार, जो ट्रीटमेंट, जो आचरण पार्टी के नेतृत्व की तरफ से मेरे लिए पेश किया जा रहा है, अगर यूं ही चलता रहा तो फिर वो लंबा समय नहीं है जब हमको पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज सिर्फ इतना फैसला, सिर्फ इतना अनाउंसमेंट जो कल मैंने ट्विटर के माध्यम से किया था, आपके माध्यम से कर रहा हूं कि मैं चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लूंगा, और पार्टी नेतृत्व को कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, बदले हुए माहौल को समझना पड़ेगा, और बदले हुए माहौल के हिसाब से जो काम करने वाले लोग हैं, जो चापलूस पसंद नहीं है, जो चापलूसी नहीं करते हैं, जो बंद कमरे में राजनीति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को महत्व देना पड़ेगा। वरना कांग्रेस पार्टी के दिन और खराब होंगे, कांग्रेस पार्टी की और भी स्थिति खराब हो सकती है, ऐसी मेरी आशंका है। संजय जी, जिस तरीके से अशोक चौहान भी पूरा प्रदेश एक मिनट तो On the other hand, you are saying that the party is already in slums. What is the next step of action? You are saying you are either going to leave, but it doesn't look like the party is treating you any different anyway. मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके का व्यवहार चल रहा है मेरे साथ पार्टी का, अगर यूं ही चलता रहा। But what's stopping you from taking a call? Because it's been consistent from Lok Sabha elections itself. It's been quite a few months now. ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप दर्द सहने की क्षमता आप में कितनी है। कोई आदमी कम दर्द सहता है, कोई आदमी ज्यादा दर्द सहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन मी हाउ मच आई कैन टॉलरेट। व्हेन द टॉलरेट, जो टॉलरेंट है मेरे अंदर, जो टॉलरेट करने की जो मेरे अंदर की जो क्षमता है, अगर वो एक थ्रेशहोल्ड को पार कर जाएगी तो शायद ये निर्णय लेना पड़ सकता है। लेकिन मुझे भी लगता है कि अभी और झेला जा सकता है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम साहब कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि हो सकता है कि पार्टी आलाकमान को पसंद है। मतलब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 1-2 सीट छोड़ दी जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। इसके अलावा आप पार्टी के अंदरूनी कलह को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे हैं। अगर पार्टी कदाचित आप पे कार्रवाई करती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं वही बोल रहा हूं, कल भी बोला मैंने, आज भी बोल रहा हूं कि जो सही है लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि पार्टी के अंदर अब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई फोरम नहीं है जहां ये बातें रखी जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। जो सोनिया जी के नीचे जो एक पूरा एक ग्रुप है, वो एकदम से चापलूस पसंद, चमचा पसंद ऐसे लोग हैं। वहां कुछ मत बोल सकते हैं, जो मीटिंगें होती है वहां पर भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो टिकट न मिलने से इतने ज्यादा नाराज है संजय निरुपम कि उन्होंने तो 24 तारीख को जो नतीजा